अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, इस दफ़ा जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग की लेबॉर्ट्री का आई थिंक सिक्स्थ प्रैक्टिकल है, तो ये टॉर्जनल टेस्टिंग है। इससे पहले हम जो है वो टेंसाइल टेस्टिंग, शेयर टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्टिंग और हार्डनेस टेस्टिंग कर चुके हैं। और इस दफ़ा जो जिस प्रैक्टिकल को आपको कराने का मकसद है, जो समझाना है मुझे पूरी उसकी एक्सपेरिमेंटल नो हाउ भी और उसकी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, वो टॉर्जनल टेस्टिंग है। तो पहले चलते हैं कि व्हाट इज़ टॉर्जन। देखें, एक पिक्चर ये आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है। इसमें एक ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो एक एंड पे जो है ये फिक्स हुआ है और दूसरे एंड पर इस पे एक मोमेंट का मतलब होता है यानी एक फोर्स जो कि इसको घुमाएगी। टॉर्क जो आप पढ़ते हैं ना, जिस तरह टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये वही है मोमेंट। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंट ये यूज़ हो रहा है, ये ट्विस्ट करने के लिए हो रहा है, घुमाने के लिए इसको। और ट्विस्ट जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारा कहने का मकसद ये होता है कि अगर ये वाला एंड ट्विस्ट हो रहा है और ये एंड एक ट्विस्ट नहीं हो रहा, यानी ये वाला एंड इस एंड के रेस्पेक्ट से या ये वाला एंड इस वाले एंड के रिलेटिव ट्विस्ट हो रहा है, तो इसीलिए जब ये मोमेंट क्रिएट हो रहा है और इसमें ट्विस्टिंग हो रही है तो एक एंगल होगा, यकीनन डिग्रीज़ में या रेडियन में, जो भी यूजुअली डिग्रीज़ में हम मेज़र करते हैं। तो एक एंगल होगा जिसके थ्रू ये वाला एंड ट्विस्ट हो चुका होगा। उस एंगल को हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, जो कि यहाँ पे ग्रीक लेटर फाई से डिनोट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो MT लिखा हुआ है, ये MT का मतलब है टॉर्जनल मोमेंट। M स्टैंड्स फॉर मोमेंट और वो जो सबस्क्रिप्ट में T है, इट स्टैंड्स फॉर टॉर्जनल, ठीक है। टॉर्जनल मोमेंट है ये। टॉर्जनल मोमेंट मतलब टॉर्जन को आप ये समझें, टॉर्जन से अगर कोई आपको बोले कि वन वर्ड फॉर टॉर्जन, तो आप बोलेंगे ट्विस्टिंग। टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ वन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल मेंबर विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड एंड या रिलेटिव टू द फिक्स्ड एंड, ठीक है। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी इसमें। ये इसकी डेफिनेशन आप देखें तो काफ़ी आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी कि एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग या स्टेट ऑफ बीइंग ट्विस्टेड ऑफ वन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द अदर एंड, ये टॉर्जन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक दो बातें और बतानी है कि इससे हम टॉर्जनल स्टिफनेस का पता लगाते हैं। अच्छा, स्टिफनेस का वर्ड मुझे नहीं पता आप लोग ने पहले सुना है या नहीं सुना। नहीं सुना तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसका। आपने हुक्स लॉ तो पढ़ी होगी, जो फोर्स और एक्सटेंशन या स्ट्रेच को रिलेट कर रही होती है, और उसमें हम बोलते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू X या F इज़ इक्वल टू KX। तो इसमें जो F हम बोल रहे होते हैं वो ज़्यादातर बात करते हैं हम उसकी इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स की। जब आप स्प्रिंग पढ़ते थे तो स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते थे बाय डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेच, जिसको आप X कहते थे, तो एक इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स उस पर लग रही होती थी, जो कि आपकी अप्लाइड फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती थी, ठीक है। और फिर वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप यूज़ करते थे उसे कहते थे आप स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वो स्प्रिंग के लिए जब बात की जाती है तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। लेकिन इलास्टिक मटेरियल सिर्फ स्प्रिंग तो नहीं है ना, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलास्टिसिटी एग्जिबिट करती हैं। तो हर एक के लिए K की जो वैल्यू होती है उसको जनरली हम स्टिफनेस कहते हैं। K की वैल्यू को स्टिफनेस, K होता ही स्टिफनेस है, लेकिन वो होता है लीनियर स्टिफनेस। अगर जो चीज़ें ट्विस्ट हो रही होती हैं या जिनमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वहाँ पे आपको पता है कि लीनियर मोशन और रोटेशनल या सर्कुलर मोशन जो होते हैं ये एनालॉगस होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान एनालॉजीज़ हैं, बिल्कुल ऐसी ही कि जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं कि लीनियर स्पीड v, तो वहाँ एक एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा, और यहाँ पे हम लीनियर एक्सेलरेशन a बोलते हैं तो वहाँ पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा होती थी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एक इनके दरमियान लिंक होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बात करते हैं टॉर्क की या मोमेंट की, तो जब कभी ऑब्जेक्ट ट्विस्ट होता है, ठीक है, तो ट्विस्टिंग की वजह से उसमें एक इलास्टिक रेस्टोरिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है। अब यकीनन जितना ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उतना ही ज़्यादा इलास्टिक रेस्टोरिंग
टॉर्क या मोमेंट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एम टी है, एम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी जो टॉर्जनल मोमेंट है ये फाई के प्रोपोर्शनल है। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम जो है वो यहाँ पे बोलते हैं टॉर्जनल स्टिफनेस। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि एम टी इज़ इक्वल टू टॉर्जनल स्टिफनेस टाइम्स फाई, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो टॉर्जनल स्टिफनेस है वो बेसिकली रेशो है टॉर्जनल मोमेंट और एंगल ऑफ ट्विस्ट का। यानी आप ये कह सकते हैं कि टॉर्जनल मोमेंट पर यूनिट ट्विस्ट को हम स्टिफनेस कहते हैं। तो ये भी निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, मुख्तलिफ मेंबर्स की। प्लस ये कि जो चीज़ें जहाँ पर मटेरियल्स रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे हमें ख़ासा ख्याल रखना होता है टॉर्जनल स्टिफनेस का, और इनका जो इनकी जो पूरे यानी समझे ग्राफ होता है, टॉर्जनल मोमेंट का ग्राफ और एंगल ऑफ ट्विस्ट के साथ, उसका ख्याल रखना होता है। इसमें लिखा हुआ है देखें कि ये शाफ्ट्स पे, एक्सेल्स पे, शाफ्ट आपको पता होगा जो रोटेट हो रही होती है, इसी तरह एक्सेल भी एक रोटेटिंग एलिमेंट है। वायर्स, स्प्रिंग्स, इनके लिए जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। टूल स्टील भी एक मटेरियल होता है। आगे चलते हैं। अच्छा देखें, ये इसकी एक फंडामेंटल सी डायग्राम है कि किस तरह हम टॉर्जन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें राइट हैंड साइड पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें कुछ इंडिकेशन है कि नंबर 1 पे क्या चीज़ है, 2 पे है, 3, 4, ये सब क्या हैं। तो ये आपको अब बता देते हैं ज़रा। देखिए, ये नंबर 1 पे रिजिड क्लैंपिंग शो हो रही है यहाँ पे ना। रिजिड क्लैंपिंग ये नंबर 1 पे। रिजिड क्लैंपिंग का मतलब ये है कि ये एंड रिजिड रहेगी, यानी फिक्स रहेगी, इसमें नहीं रोटेशन प्रोड्यूस हो रही, ठीक है। फिर बात करें अगर नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे ये अगेन आपको डॉग बोन शेप्ड स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन का मतलब वो चीज़ जिसमें आप टॉर्जनल टेस्ट करना चाह रहे हैं और टॉर्जन प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। नंबर 3 पे जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, वो है रोटेटिंग क्लैंपिंग। क्लैंपिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप एक चीज़ को बांध दें, फिक्स कर दें। रोटेटिंग क्लैंपिंग है तो इसका मतलब ये ही वो एंड है जो कि बेसिकली ट्विस्ट हो रहा होगा रिलेटिव टू दिस एंड, ठीक है। नंबर 4 पे लिखा हुआ है ड्राइव। अच्छा, ड्राइव किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये कोई मोटर भी हो सकती है, ये मैनुअल भी हो सकती है। ड्राइव का मतलब ये है कि अगर आपको ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करानी है इस एंड में जो कि रोटेटिंग क्लैंपिंग का हिस्सा है, तो आपको यकीनन एक एजेंट चाहिए जो उसको ट्विस्ट करा सके, मूव करा सके, रोटेट करा सके। तो वो ये ड्राइव है। ये कोई इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और ये मैनुअल भी हो सकती है। मैनुअल का मतलब जो जिसे ऑपरेट कर ले। आगे चलते हैं। फिर ये इसमें कह रहे हैं कि नीचे वाली जो डायग्राम है, अगेन ये एम टी, यह आपको पहले बता चुका हूँ कि टॉर्जनल मोमेंट। तो अगर आप गौर करें तो ये देखें, इसमें रोटेशन ये क्लॉकवाइज है, तो ये इसमें ये दरमियान से एक हिस्से को अगर इसमें मैग्नीफाई करके अगर दिखाया जाए, तो इसमें जो टॉर्जनल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ये काउंटर क्लॉकवाइज। इसीलिए मैं आपको कह रहा था ये जो इलास्टिक रेस्टोरिंग मोमेंट होता है ये इस अप्लाइड मोमेंट के इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, और इसी की वजह से ये शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जो कि शेयर स्ट्रेसेस यहाँ पे टॉ से डिनोट किए हुए हैं। ये टॉ कहलाता है सिंबल ना, ये जो शो हो रहा है लास्ट में। शेयर स्ट्रेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट दरमियान से फिर टूट फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट, आप जानते हैं। और ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जितना एंगल फॉर्म होता है उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितने एंगल से वो ट्विस्ट होता है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है, जिसको हम फाई। और एंगल आपको शो हो रहा है जिसको हम कहते हैं शेयरिंग एंगल। शेयरिंग एंगल का मतलब है कि अगर एक पॉइंट इसकी ट्विस्टिंग से पहले यहाँ था और अब वो ट्विस्ट आ चुका है पॉइंट, तो आप इसके जो यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे पहले एक आप लाइन खींच दें, ठीक है, और अब ये वाला एंड तो फिक्स है, तो इस एंड के उस पॉइंट से और ट्विस्ट होने के बाद वो पॉइंट जहाँ आ चुका है फिर आप एक लाइन खींच दें, और ये जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल कहलाता है शेयर एंगल, ठीक है। यानी शेयर एंगल जो फॉर्म हो रहा होता है ये बेसिकली इसके जो ये वाला, यानी इसको आप समझ लें
लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, इसके अलॉन्ग जो ये एरिया है, इस पर जो जितने डिग्रीज ये रोटेट हो चुका है या ट्विस्ट हो चुका है, इसको हम बोलते हैं शेयर एंगल। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट की बात आती है। राइट हैंड साइड पे जो एक पिक्चर शो हुई हुई है, ये एक जनरल एक्सपेरिमेंट है, इसका कराया जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये दरमियान से जो है वो टूटी हुई नज़र आ रही है, यानी ये टॉर्जन होने के बाद की पिक्चर ली गई है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक सा बिल्कुल प्रिंसिपल है, जो कि यहाँ पे लिखा भी होगा, अभी इसमें आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे जो प्रिंसिपल आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम एक स्पेसिमेन को क्लैम्प कर देते हैं इस एपरेटस में, और उसके बाद जब ट्विस्टिंग प्रोड्यूस कराई जाती है मीन्स ऑफ अ ड्राइव, ठीक है, तो जब ट्विस्टिंग कराई जाती है तो उस ट्विस्टिंग और उस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से शेयर स्ट्रेसेस भी इसके क्रॉस सेक्शन में, जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है दरमियान में, उसमें शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, और डेवलप होते होते उनकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि आप देख सकते हैं कि ये वाज़ेह है कि दरमियान में ये फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। ठीक है, अब इस पे लेफ़्ट साइड पे इसका प्रिंसिपल जो लिखा है वो यही बात है कि इन द टॉर्जन टेस्ट अ स्पेसिमेन इज क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड सब्जेक्टेड टू द लोड ऑफ स्टेडली इंक्रीजिंग मोमेंट। यानी लोड का मतलब ये कि यहाँ पे लोड इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क है, इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लोड इन द फॉर्म ऑफ जस्ट फोर्स नहीं है। तो ये जब अप्लाई होता है, नोन एज ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्जनल मोमेंट, the twisting moment causes shear stresses in the cross section of specimen and stress state that leads to the deformation and ultimately to fracture। ये बात है जो भी मैं आपको बता रहा था, इसकी वजह से shear stresses उसके क्रॉस सेक्शन में डेवलप होते हैं और एट द एंड वो फ्रैक्चर हो जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात है कि ये जो हम स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, ये कौन सा स्पेसिमेन है। देखिए यहाँ पे 3 आपको स्पेसिमेन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो यहाँ शो हुआ है ये स्टील है, ठीक है। नंबर 2 पे जो ये आ रहा है दिस इज़ ब्रास, और जो नंबर 3 पे यहाँ पे है दैट इज़ एल्यूमिनियम। ये 3 तरह के ये तीनों यूजुअली यूज़ किए जाते हैं टॉर्जनल टेस्ट में। अब इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखें, इसका जो स्पेसिमेन ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसका टॉप या बॉटम अगर आप देखें, यानी वो एंड्स जो कि क्लैम्प किए जा रहे होते हैं, जो कि लगाए जा रहे होते हैं, फिक्स किए जा रहे होते हैं, ये आपको अगर इसको आप टॉप से देखें ना तो ये हेक्सागोनल होता है, यानी इसका जो शेप है वो हेक्सागोनल होता है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है हेक्सागोनल एंड्स की जो विड्थ है दैट इज़ 17 मिलीमीटर्स। इसका मतलब ये होता है आप हेक्सागोन के जो 2 फ्लैट एंड्स होते हैं ना, तो फ्लैट एंड्स के दरमियान का जो फासला है वो 17 मिलीमीटर है। जबकि इसमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये हेक्सागोनल होता है, और हेक्सागोन के फ्लैट एंड्स के दरमियान जो फासला है वो 17 mm है। और अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर है तो यकीनन इसका डायमीटर होगा। डायमीटर बताया 6 mm। अच्छा, तो ये वाज़ेह भी है, देखें 6 mm है इसका डायमीटर, और जो हेक्सागोन की एंड्स की विड्थ है वो 17 mm। तो आपको भी नज़र आ रहा है कि ये देखें ये क्रॉस सेक्शन पतला है, जबकि हेक्सागोन की विड्थ वो थिक है, ठीक है। फिर बात होती है इसकी लेंथ की। लेंथ 115 मिलीमीटर ये टोटल लेंथ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ। लेकिन जाहिर सी बात है जब इसको हम क्लैम्प कर देते हैं तो क्लैम्पिंग में कुछ नीचे से हिस्सा हो जाता है, तो उसके बाद जो लेंथ यानी क्लैम्पिंग लेंथ जो लेंथ उसमें शो हो रही होती है दरमियान में दैट इज़ 75 मिलीमीटर मिटा देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं, उसके बाद जितनी उसकी लेंथ विजिबल होती है दैट इज़ 75 मिलीमीटर। अच्छा, ये जो स्पेसिमेन का स्टैंडर्ड मास है वो 300 ग्राम है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा बातें। ये स्पेसिमेन यूज़ किया जाता है, ये स्टील का भी, ब्रास का भी और एल्यूमिनियम का भी। इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, टॉर्जनल इक्विपमेंट इन आवर लैब। हमारी लैब में DHS ऑफ यूनिवर्सिटी में जो हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट रखा हुआ है उसको आप ऊपर से एकदम देखें तो वो इस तरह का नज़र आएगा। एक एडिशनल चीज़ जो कि आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा वो ये शील्ड है। ये शील्ड होती है सेफ्टी के लिए कि जैसे ही बीच से अगर पार्ट भी फ्रैक्चर होता है तो अगर कोई इसका हिस्सा आप पे ना आए, तो इसलिए शील्ड यूज़ की जा रही होती है। ये हम लगाते हैं फॉर सेफ्टी। बाकी ये जो पूरा एपरेटस
हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर। ये नीचे स्पेसिमेन दिखाए हुए, ये देखें वही स्टील का, ये ब्रास का और ये बीच में एल्यूमिनियम का, ठीक है। अगेन ये वही चीज़ है दोबारा, लेकिन इस दफ़ा ये ज़रा पूरी पिक्चर क्लियर है। वो तो आपको जस्ट ऊपर से आप देख रहे थे, यहाँ पे पूरा सामने से इसकी पिक्चर है। इसमें सिर्फ मैंने लास्ट स्लाइड में आपको शील्ड का बता दिया था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मुझे इस स्लाइड में आपको डिस्क्राइब करनी थी। अब यहाँ पे देखें दोबारा से कुछ पार्ट्स आ गए, इनके नाम होंगे, इनके फंक्शंस बताए जाएंगे आपको, कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग हुई हुई है ना, तो नंबरिंग हुई हुई है, तो इन पार्ट्स के नाम आपको बता देते हैं, इनके फंक्शंस बदलें। नंबर वन पे आपको बताया है मेजरिंग एम्पलीफायर विद डिस्प्ले। अच्छा देखें, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप टॉर्जनल मोमेंट और एंगल ऑफ ट्विस्ट है उसका ग्राफ देख सकते हैं। अच्छा, इसी को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके ना लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आता है वार्म गियर। ये जो नंबर 2, ये ब्लू से जो ब्लू शो हो रहा है यहाँ पे, ये वार्म गियर है। अच्छा देखें, गियर का काम क्या होता है, पहले तो ये सुन लें। गियर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि ड्राइव करने वाले पोर्शन यानी ड्राइवर पोर्शन को और ड्रिवन यानी जो ड्राइव हो रहा है उस पोर्शन के दरमियान एक लिंक फॉर्म करता है गियर। और इसका काम क्या होता है कि ड्राइवर की स्पीड और ड्रिवन की स्पीड को के दरमियान ये लिंक फॉर्म करके उनको वेरी कर रहा होता है, मतलब ड्राइवर और ड्रिवन की स्पीड में फ़र्क पैदा करना, ये काम होता है किसी भी गियर का, ठीक है। अब इसमें वार्म गियर यूज़ होता है। तो वार्म गियर बेसिकली गियर की एक टाइप है, जिसमें एक आप सर्कुलर गियर देखेंगे, गियर में ना टीथ होते हैं बहुत सारे, और एक सर्कुलर होता है और एक थोड़ा आप देखेंगे ऊपर उसमें वार्म गियर में अगर आप सर्च करें तो वो थोड़ा सिलिंड्रिकल आपको पोर्शन साथ में अटैच नज़र आएगा। तो उसमें ग्रूव्स होंगी, यानी टीथ जो होंगे वो ग्रूव्स टाइप के नज़र आ रहे होते हैं। तो उससे फिर ये फंक्शन परफॉर्म होता है कि आप तो यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम हैंड व्हील कहते हैं यहाँ पे ना, नंबर 4 यहाँ पे शो हो रहा है हैंड व्हील, लेकिन वो रोटेशन आगे यहाँ पे जो फॉरवर्ड हो रही है और उसकी स्पीड वेरी कर रही है। ये ट्रांसमिशन रेशो लिखा हुआ है 1:63। ट्रांसमिशन रेशो का मतलब ये होता है कि रेशो बिटवीन इनपुट स्पीड एंड आउटपुट स्पीड। और स्पीड भी मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, रोटेशनल स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखें होता ये है कि ये जैसे लिखा हुआ है ना कि 1:63, इसका मतलब ज़रा सुन लें। देखें, जो भी आप अगर हैंड व्हील से घुमा रहे हैं तो आपकी जो पावर है सो है, पावर आपको पता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। तो फोर्स और वेलोसिटी जितनी आप लगा रहे हैं वो सेम होगी ड्राइवर और ड्रिवन के लिए, क्योंकि दोनों जो गियर्स कनेक्टेड होते हैं वो सेम है, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में मिले हुए हैं, मैश हुए हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हम फोर्स और वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब आपने पढ़ा होगा एक रिलेशनशिप V = R⍵, जिसमें V जो है वो लीनियर या टेंजेंशियल स्पीड होती है, R रेडियस होता है और ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है या रोटेशनल स्पीड होती है। तो ये रेडियस क्योंकि दोनों के मुख्तलिफ होते हैं, दोनों गियर्स के जो कि आपस में मैश हुए हुए हैं, लिहाजा जो एंगुलर स्पीड हैं या रोटेशनल स्पीड्स हैं उनकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। यानी जिसका रेडियस छोटा होता है उसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होती है और जिसका रेडियस बड़ा होता है उसकी एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। इस तरह हम अपना जो पर्पज़ है उसको फुलफ़िल कर लेते हैं, ठीक है। यानी लेट्स से अगर मैंने जो है वो यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ना 4 नंबर पे हैंड व्हील, मैंने अगर इसको 1 रेड पर सेकंड से रोटेट किया तो इसमें जो ये ट्विस्टिंग मोमेंट जो क्रिएट होगा यहाँ पे वो जिस रोटेशनल स्पीड के थ्रू होगा वो 63 रेडियन पर सेकंड होगी। इस ट्रांसमिशन रेशो का ये मतलब है। ट्रांसमिशन रेशो का मतलब होता है कि द रेशो ऑफ इनपुट रोटेशनल स्पीड टू द आउटपुट रोटेशनल स्पीड, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अ गियर। ये मतलब होता है एक ट्रांसमिशन रेशो का। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर यहाँ नंबर 3 ये शो हो रहा है। नंबर 3 पे बता रहे हैं एक इंक्रीमेंटल एनकोडर है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ये
एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी फाई को मेजर कर रही है, ठीक है, और फाई को मेजर करके ये भी डायरेक्ट कर रही है इसी मेजरिंग एम्पलीफायर को या लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि हमें एट द एंड ना हमें चाहिए होता है ग्राफ बिटवीन टॉर्जनल मोमेंट एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट। उसका क्या मकसद है वो मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके समझ आ गया कि डिस्प्ले समझ आ गया, वार्म गियर समझ आ गया, गियर का पर्पज़ यहाँ क्या है वो समझ आ गया। ज़रूरी तो नहीं है आप अगर इतना आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमा रहे हैं तो आप वहाँ चाहेंगे कि वहाँ जो ट्विस्टिंग है वो भी स्पीड वहाँ पर भी इतनी आहिस्ता हो, तो इतनी आहिस्ता अगर होगी तो टॉर्जनल मोमेंट क्रिएट कर पाएगी, ठीक है, तो आपका मकसद ही पूरा नहीं होगा, इसलिए गियर भी है। प्लस ये इंक्रीमेंटल एनकोडर जो है ये आपको एंगल जो है मेजर करके दे रहा है। यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रहा है, एक डिवाइस नज़र आ रहा है, मूवेबल डिवाइस विद स्ट्रेन गेज, ये आपको गोल सा नज़र आ रहा है स्ट्रेन गेज। ये आपको क्या बताएगा, ये टॉर्जनल मोमेंट की वैल्यू बताएगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है और ये इस पर सिग्नल सेंड कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं कि ये कोई ना किसी भी चीज़ को मेजर करके और उसको आपको दिखा रहे होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं कि जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो होती हैं किस तरह सेंस करती हैं। जैसे आप एक डोर होता है उसके सामने खड़े हो, डोर एकदम खुल गया, तो ये एक स्टिमुलाई होता है जिसको वो बेसिकली कैच करता है, उसको एक अपनी ज़बान में यानी सिग्नल जनरेट करता है और उससे एक पूरा सर्किट फॉर्म होता है और एक एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें काम करती हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ दो जो काम की चीज़ें चाहिए वो क्या क्या हैं, एक टॉर्जनल मोमेंट आपको यहाँ से मिल रहा है, ये आपको स्ट्रेन गेज बताएगा, और जो है वो आपको ये इंक्रीमेंटल इनकोडर बताएगा ये चीज़, और ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन जो परफॉर्म करने की हैंड व्हील है, यहाँ से आप इसको घुमाएंगे, ठीक है। ये दरमियान में स्पेसिमेन लगा हुआ है, नंबर 5 पे बताया, तो पहले भी आप देख चुके हैं। प्लस ये यहाँ पे जो है वो वार्म गियर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें जो सामने शो हो रही हैं क्लियर हो गई होंगी। ट्रांसमिशन रेशियो वाली बात भी अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद चलते हैं आखिरी स्लाइड जो कि ग्राफ की बात है। ग्राफ हम यहाँ पे टॉर्जनल मोमेंट और एंगल ऑफ ट्विस्ट के दरमियान ही बेसिकली सबसे काम की चीज़ यही है। वैसे तो शेयर एंगल और उसका भी काम होता है, शेयर स्ट्रेसेस का, लेकिन वो तो आप जब टॉर्जनल इक्वेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फिर प्रॉब्लम्स किस तरह लिंक्ड होती हैं। उसमें हर चीज़ ही काम की होती है, शेयर एंगल हो या शेयर स्ट्रेस हो, सभी काम की चीज़ें होती हैं। यहाँ जो हमारा पर्पज़ है अभी फ़िलहाल उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये ग्राफ आपको थोड़ा उस तरह ही लग रहा होगा जैसे कि एक एल्यूमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है, बिल्कुल उसी तरह का आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है चीज़ वो टॉर्जनल मोमेंट है। टॉर्जनल मोमेंट का यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है न्यूटन मीटर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टॉर्क आप पढ़ते थे, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर और फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन मीटर में ये यूनिट आपको दिया हुआ है। यहाँ पे टॉर्जनल मोमेंट का ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, MT इन NM यानी न्यूटन मीटर, जबकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे फाई है इन, और ये छोटा सा ये डिग्री बना हुआ है, यानी ट्विस्टिंग एंगल जो है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, वो डिग्रीज़ में मेजर कर रहा है ये डिवाइस जो कि हमारे पास लैब में है और ये डिस्प्लेस का जो शो कर रहा होता है। इसमें आप गौर करेंगे इस ग्राफ का नेचर कैसा है कि शुरू में टॉर्जनल मोमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आप देखें ट्विस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि अभी इस लाइन का स्लोप बहुत हाई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें एक टॉर्जनल मोमेंट की ऐसी वैल्यू आई कि जिस पे एकदम से जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो बढ़ने लगा, और यहाँ पे फिर ये स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, यानी इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है पूरा, यहाँ पे तो टॉर्जनल मोमेंट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन उसके मुकाबले में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो कई हद तक बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पे
ये ऑब्जेक्ट दरमियान से फ्रैक्चर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जो मुझे रीडिंग शो हो रही है तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये 0 है, तो ये 2 होगा, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, तो फिर ये होगा 12 और ये 14, ये 16, ठीक है, और फिर ये ऊपर 18, तो ये 16 न्यूटन मीटर पे जो भी मटेरियल जिसका ये बनाया है, ग्राफ ड्रॉ हुआ है, 16 न्यूटन मीटर पे ये मटेरियल जो है वो क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है। अब आप अगर लेट से जो भी ये मटेरियल एक्स है स्पेसिमेन, मैं मुझे नहीं पता किसका ग्राफ ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये मुझे एक ऐसी जगह अप्लाई करना है किसी मशीन में या किसी इक्विपमेंट में जहाँ पे जो टॉर्जनल मोमेंट है वो अगर 16 न्यूटन मीटर से ज़्यादा है और आपने इस चीज़ को लगा दिया तो मे बी ये चीज़ जो है वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगी और वहाँ पे ये काम नहीं, ये इसका फेलियर हो जाएगा। तो आप इसको उन पर्पसेस पे तो यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे टॉर्जनल मोमेंट 16 से कम है, बिलो है, बल्कि वो भी बिलो भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ इतनी ज़्यादा ट्विस्टिंग ना हो, क्योंकि जितनी ट्विस्टिंग पैदा होती है तो उतना ही उसमें जो है शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका वो जो सिलिंड्रिकल मेंबर है वो डिसलोकेट तो हो जाएगा। तो आप उस ऑब्जेक्ट को उन जगहों पे यूज़ करेंगे जहाँ पे इस रेंज के अंदर रहता है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ शुरू में ये जो ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो शो कर रहा है यहाँ पे कुछ ख़ास ट्विस्टिंग नहीं हो रही। इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार बात है, हो सकता है इस वाले मटेरियल का तो ग्राफ ऐसा है लेकिन कोई दूसरा मटेरियल हो उसकी स्ट्रेट लाइन जो शुरू की होगी ना वो ऐसी होगी, यानी स्लोप कम होगा इस लाइन से। इसका जो स्लोप है वही तो बेसिकली टॉर्जनल स्टिफनेस है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। यानी आप स्लोप क्या बोलते हैं, स्लोप आप बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा वाई क्या होगी चीज़, कौन सी, डेल्टा वाई मतलब वाई पर जो क्वांटिटी है उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क, वो यहाँ पे टॉर्जनल मोमेंट है, और एक्स पे जो क्वांटिटी बोलते हैं वो फाई है। तो टॉर्जनल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ट्विस्ट वो क्या चीज़ है, वो टॉर्जनल स्टिफनेस है। तो यही तो मैंने आपको स्टार्ट में पहली स्लाइड में बताई थी। तो आप ये देखें जिस लाइन का स्लोप स्टार्ट में जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब वो उसकी टॉर्जनल स्टिफनेस उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है और स्लोप ही तो टॉर्जनल स्टिफनेस है। लेकिन अगर दूसरा मटेरियल है उसकी ये लाइन ऐसी है, यानी स्लोप है तो बढ़ तो रहा है लेकिन इस वाले मटेरियल के मुकाबले में स्लोप कम है, तो उसका मतलब उसकी टॉर्जनल स्टिफनेस कम है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ही आप उसको मशीन्स में और इक्विपमेंट्स में मटेरियल्स को अप्लाई करते हैं जहाँ आपको पता होता है कि एलिमेंट जो है वो रोटेट होगा आपका, और जहाँ पे टॉर्जनल मोमेंट्स अप्लाई हो रहे होंगे और जहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रहे होंगे और ट्विस्टिंग हो रही होगी, तो वहाँ आप हमेशा टॉर्जनल टेस्ट का ख्याल रखते हैं और वही मटेरियल सूट करते हैं जो कि जब आप मशीन पे अप्लाई करें वो फेलियर शो ना करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला दूसरे प्रैक्टिकल के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।